नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस की, जिसको संग्रहणी या जीर्ण संग्रहणी भी, आंव संग्रहणी भी बोलते हैं हिंदी में। और यह बड़ी आंत की बीमारी है, बड़ी आंत में होने वाली बीमारी है। रेक्टम से स्टार्ट होकर ये फिर पूरी बड़ी आंत में फैल सकती है। जैसे हम जानते हैं, जो हमारी आंत है, बड़ी आंत है, उसकी 3 लेयर होती है। पहली होती है सर्कोजा, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। फिर उसके अंदर मस्कुलर लेयर होती है, जिसको मस्कुलरिस कहते हैं। फिर उसके बाद थर्ड लेयर होती है, जो अंदर होती है सबसे, उसको हम म्यूकोजा लेयर कहते हैं। तो जो म्यूकोजा लेयर होती है बड़ी आंत की, उसी की बीमारी है ये। और उस म्यूकोजा लेयर में छाले हो जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, उसी को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। और यह केवल बड़ी आंत में होने वाली बीमारी है। ये कभी भी ड्यूडेनल या पेट में या गले में या दूसरी जगह जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें नहीं जाएगी, ना उसमें देखने को ये मिलेगी। अक्सर जो एक और ऐसी बीमारी होती है क्रोन डिजीज़, उसके साथ इसको कंपेयर कर लिया जाता है या उसको ये समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्रोन डिजीज़ है उसमें बड़ी आंत में के साथ साथ छोटी आंत, पेट में जलन, पेट में छाले, मुंह में जलन, मुंह में छाले भी होते हैं। तो ये डिफरेंस यहाँ पे कर लेना है। अगर ये सारे लक्षण हैं तो क्रोन डिजीज़ है, और अगर जो लक्षण है वो केवल बड़ी आंत के हैं, बड़ी आंत के लेवल पे हैं, तो वो संग्रहणी है, मतलब जो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो है। और फिर उसी का ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट करना है। इसके सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में लगातार पेट में मरोड़, दर्द, और इसके साथ साथ बार बार लैट्रिन जाना, खाना खाते ही एकदम स्टूल पास करना, अर्जेंसी हो उसकी, और उसके साथ में जो है वो म्यूकस पास होता है, तरल चिकना पदार्थ होता है, जिसको आंव भी बोलते हैं हिंदी में, वो पास होता है। और बहुत पुरानी हो जाने पर इसमें घाव में से खून भी फेलेटिन के साथ निकलता है। तो अक्सर अगर देखा जाए इसकी, तो ये आम बीमारी है वैसे तो, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे है। ये लगभग 20% लोगों में देखने में मिलती है, जो बड़े लोग हैं उनमें। और 10-12 साल की उम्र से ये शुरू हो जाती है फिर। और इलाज मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो इसका इलाज कुछ है नहीं। जो प्राकृतिक चिकित्सा अलग अलग पद्धति हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद, उसी में इसका इलाज है, और उसी से यह पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। और इसके अलावा कुछ डाइटरी हैबिट्स हैं, वो चेंज करनी होंगी। इलाज करने से पहले अगर हम देखें तो जो डाइटरी हैबिट है वो चेंज करनी होगी। और लक्षण मैंने इसके बता दिया। हालांकि अगर मैं कारण की बात करूं तो कारण मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें तो अभी तक कोई कारण पता नहीं है उन लोगों को इसका। वहाँ तो एक बात कह के इसको टाल दिया जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक सिस्टम है हमारा, वो हमारी जो म्यूकोजा लेयर होती है अंदर आंत की, उसको सही तरीके से पहचान नहीं पाता और वो उस पर अटैक करता है, जिसके कारण वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं। लेकिन जो हमारी प्राकृतिक और प्राचीन चिकित्सा पद्धति हैं, उनमें ये पहले से ही संदर्भित है, बीमारी पहले से ही वहाँ पे डिक्लेयर्ड है, आंव संग्रहणी या संग्रहणी के नाम से। और वहाँ पे कारण भी दिए हैं, और सबसे बड़ा कारण उसका दिया है गलत लाइफ स्टाइल जो अब हम जी रहे हैं। और हम जो है वो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। और वेस्टर्न, अगर आप देखें, ये बीमारी भारत से ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। भारत में मान के चलो 15 से 20% है, लेकिन वहाँ ऐसा माना जाता है कि 30 से 35% लोग इससे पीड़ित हैं, जो कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा दूसरे टाइप का है। और वही हम यहाँ पे अगर जीते हैं तो फिर उसी से गड़बड़ होती है, कब्ज जिसकी वजह से हो जाती है, और फिर ये धीरे धीरे रेक्टम से पूरे कोलन में फैल जाती है।
इसको जानने के लिए ये है कि इसमें इसके जो लक्षण है उसमें वज़न भी बहुत तेज़ी से कम होता है, क्योंकि जब लगातार खाते ही आप स्टूल पास करेंगे और खून भी पास होगा उसमें, तो कमज़ोरी की वजह से 2-3 साल में ही 10 किलो 12 किलो वज़न कम हो जाता है। तो इस पर भी ध्यान रखना है कि वज़न कम हुआ है या नहीं हुआ है तो कैसे हुआ है, फिर उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है इसको लोग समझते नहीं हैं, बस नॉर्मल ऐसे इसके साथ जीते रहते हैं, फिर ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हालांकि बहुत कम केस में ये कैंसर वगैरह में कैंसर में कन्वर्ट होती है, 99% ये उसमें कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये इसके कारण मैंने बता दिया। अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस में मान के चले तो कोई कारण नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और हम प्राकृतिक रूप से मान के चले तो हमारा लाइफ स्टाइल इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसको हमें चेंज करना ही होगा ठीक करने के लिए। अब हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करें हम, और खाने पीने में क्या चेंज करें, ताकि फिर जो मेडिसिन है वो अच्छे से काम करे। तो लाइफ स्टाइल में यही है कि कब्ज के जो कारण हैं उनको दूर करना है, बहुत ज़्यादा वो स्थिति ना बने, क्योंकि उसके होने के बाद ये फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। या फिर दस्त हो रहे हैं तो वो भी देखना है कंटिन्यूस कैसे हो रहा है। और लाइफ स्टाइल जो है वो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल को हमें बंद कर देना है और हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है। और खाने पीने में बंद करना है आपको कुछ चीज़ें, आपको बंद करना है दूध और घी दोनों, और मिठाई, मीठा कोई भी, ये तीनों चीज़ें बंद करनी है। और दही या छाछ जो है वो लिया जा सकता है, ताज़ा, खट्टा नहीं होना चाहिए। दूसरा एक और जो प्राकृतिक चीज़ है इसमें वो फ्रूट है एक अनार, वो बहुत हेल्प करता है और एक तरीके से मेडिसिन का काम करता है। अगर एक अनार या आधा अनार के जो दाने हैं वो रोज़ खा लिए जाएँ तो ये बीमारी बिना दवाई के भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है तो धीरे धीरे ठीक हो सकती है। दो चीज़ों से, अनार और एक होता है बेल, बेल के पत्तों का चूर्ण, बिल्व पत्र चूर्ण बोलते हैं उसको, कहीं से भी मिल जाएगा, वो लिया जा सकता है डेली। या फिर गर्मी के सीज़न में बेल का जूस आता है वो ताज़ा बना के पिया जा सकता है, उसमें दूध नहीं डालना है और उसको पीना है। उससे ये इन दोनों चीज़ों से बीमारी ठीक हो सकती है। साथ में थोड़ा सा योग का सहारा लेंगे, मेडिसिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको बाद में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। योग में जो है कपालभाति प्राणायाम कंटिन्यूस सुबह शाम, और एक मंडूकासन होता है जो पेट की सभी समस्याओं को धीरे धीरे, बड़ी आंत, छोटी आंत और लीवर, किडनी और पैनक्रियाज, इन सब को स्टिमुलेट करके मसल लेयर पे या म्यूकोसा किसी भी लेयर पे प्रॉब्लम आती है उसको धीरे 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 ये ठीक कर देता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब हम जो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट, तो इसके ट्रीटमेंट में हम बात करें अगर, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो A2, S5, C10, L1 और G, इसको हम लेंगे लगभग 30 डाइल्यूशन में, लाइटर डाइल्यूशन में लेना है। पहले 30 डाइल्यूशन में लेना है, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। इसमें A2, S5, C10, L1, G, अगर म्यूकस आ रहा है, वाइट चिकना पदार्थ आ रहा है तो, और अगर ब्लड आ रहा है तो G की जगह B लेंगे। फिर हम एक फार्मूला ये देना है हमें, और ये खाना खाने के आधा घंटा पहले रखेंगे, क्योंकि एक फार्मूला और देना है तो उसको खाना खाने के बाद रखेंगे। S10, C15, F1, वर्वन और Y, S10, C15, F1, वर्वन और Y। यहाँ भी ध्यान रखना है, अगर ब्लड आ रहा है तो फिर वर्वन नहीं देंगे, वर्वन को हटा देंगे। S10, C15, F1 और Y, बस इतने को रखेंगे। ये भी आपको 38 डाइल्यूशन में लेना है और इसको खाना खाने के बाद देना है। दोनों की 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार हमें लेनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अल्सरेटिव कोलाइटिस। और अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, क्या उसके लक्षण हैं, कैसे हो सकता है, और ये मैंने बताया। थोड़ा सा अगर एक चीज़ बीच में रह गई थी वो बताऊँ, डायग्नोस की बात करें इसकी, तो एक तो नॉर्मल चीज़ है जो हमें दिख रही है कि लगातार बहुत दिन से दस्त हो रहे हैं या पेट में दर्द हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, तो ये सिंपल सी देखने की चीज़ें हैं। इसके अलावा म्यूकस और ब्लड आएगा स्टूल के साथ में, वो भी है। और फिर बिल्कुल बुखार भी आ सकता है कभी कभी, लेकिन बिल्कुल कंफर्म करने के लिए आप इसमें स्टूल टेस्ट करा सकते हैं। स्टूल टेस्ट कराएंगे तो उसमें वाइट ब्लड सेल मिलेंगे, WBC, उससे ये लगभग कंफर्म हो जाता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है। और अदरवाइज़
फिर जो है वो थोड़े डीप डायग्नोसिस हैं जो हम कोलोनोस्कोपी जिन्हें बोलते हैं। तो सिग्मोइड अगर आपको लगता है केवल रेक्टम के पास वाले एरिया में ही बड़ी आंत में है तो आप सिग्मोइड कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं। अदरवाइज़ फुल कोलोनोस्कोपी भी अवेलेबल है, पूरे जो कोलन है उसका कोलोनोस्कोपी के थ्रू वहाँ पे उसको चेक किया जा सकता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये एक्चुअल में अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो ये वीडियो अल्सरेटिव कोलाइटिस पे था। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।